कई सारी इस दुनिया के अंदर मौजूद ऐसी रहस्यमय किताबें, ऐसे रहस्यमय ग्रंथ जिनके अंदर जो ज्ञान है, जो बातें लिखी हैं, या तो वो आज तक कभी डिकोड नहीं हो पाए हैं, या फिर वो बातें मतलब कहें कि इस लेवल पे लिखी हुई हैं कि ह्यूमन ब्रेन समझ ही नहीं पा रहा है कि ये है क्या भाई, ये है क्या ये। और फिर कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो अपने आप में इतना ज़्यादा मतलब डार्क है ना कि लोग उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं करते, उसे देखते ही घबरा जाते हैं। तो जैसे कि ऐसी कौन सी किताब है फिर? ऐसी एक किताब है द बुक ऑफ थॉट। बुक ऑफ थॉट। तो बुक ऑफ थॉट एक ऐसी किताब है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ढूंढी थी वो, और उन्होंने उस किताब पर रिसर्च करी है। तो उनका भी मानना है कि ये किताब अपने आप में इतनी ज़्यादा नेगेटिव है ना कि अगर इसके आप कांटेक्ट में आते हो तो आपका मेंटल पीस एकदम खो सा जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह यही बोलते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये जो किताब है ये इसको खोजा किसने था? ठीक है, एक प्रिंस था इजिप्ट का, ठीक है, और उस प्रिंस का नाम था नेफर कप्ता। नेफर कप्ता, हाँ ओके। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो नेफर कप्ता जिसने ये किताब नाइल नदी के बिल्कुल बॉटम से चुरा ली थी। तो ये बॉटम में थी ये किताब? हाँ, छुपा के रखी हुई थी। किसी ने उसका ओरिजिन नहीं पता कि वो वहाँ पहुंची कैसे, लेकिन इतना पता, अब कहते हैं कि ये 15th सेंचुरी की किताब है, ठीक है। तो उसने वहाँ से चुराई थी, लेकिन ये है और उससे पहले मतलब कि कितनी पुरानी है ये नहीं पता। ओके, 15th सेंचुरी में मतलब उसने चुराई थी वो किताब। हाँ, लेकिन वो 15th सेंचुरी के कितने पहले से वहाँ मौजूद थी, हाँ, वो किसी को नहीं पता। तो उसने वो बॉटम से निकाली थी। तो ये जब उसने किताब निकाली तो वहाँ पर एक इमोर्टल सांप और कई सारी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने उसको गार्ड कर रखा था उस किताब को। तो इमोर्टल सांप से क्या आता है? इमोर्टल सांप से तो मेरे माइंड में वासुकी का ही आ रही है इमेज। हाँ, तो वो मतलब कि अब इसमें ऐसा लिखा गया है कि उसने बॉटम से निकाला नाइल नदी के, और उसको वहाँ पर इमोर्टल एक सांप मिला है ना, जो काफ़ी टाइम से उसको गार्ड कर रहा था, उस बुक को गार्ड कर रहा था। हाँ, और वहाँ पे कई सारे काले जादू ऐसा सब कुछ था, मतलब एक जादुई जाल फैला हुआ था, ठीक है। तो उसने वहाँ से उस किताब को निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। जब उसने उसको पढ़ना चालू करा तो उसके बाद से उसकी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब ऐसे चेंजेस आए ना कि वो किसी के वश में होने लग गया, काइंड ऑफ ऐसे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो फैमिली थी उसकी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके झगड़े होने लगे, लड़ाई झगड़े ऐसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार डिस्टर्ब हो गई उसकी लाइफ, डिस्टर्ब हो गई उसकी, हाँ, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तो और उसी दौरान उसकी फैमिली से उसका बच्चा, उसकी वाइफ दोनों मर गए, और ऐसी सिचुएशन में मरे कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, ठीक है। ऐसे ही कुछ टाइम बीता तो उसने भी खुद सुसाइड कर लिया, और उसने स्ट्रिक्टली बोला कि जब मैं मरूंगा तो इस किताब को मेरे साथ ही दफनाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो जो रिचुअल्स में हुआ उसके साथ कि मतलब किताब को उसके साथ ही दफनाया गया। फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो नया प्रिंस बना उसने नेफर कप्ता की कब्र को ढूंढा। उस कब्र को ढूंढने के बाद जब उसने कब्र खोली तो उसके हाथ में वो किताब लगी फिर। ओके, ठीक है। तो उसने भी मतलब ट्राई करा उस किताब को पढ़ने का, तो उसके भी साथ सेम यही चीज़ हुई, और उसको स्ट्रिक्टली उसने भी यही कहा कि ये किताब मेरे साथ दफन होनी चाहिए, और साफ शब्दों में वार्निंग लिखी होनी चाहिए कि कोई भी इसको मतलब पढ़ेगा नहीं, खोलने की कोशिश नहीं करेगा बिल्कुल भी, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर शैतान का कहर बरसेगा। ओह शिट, इनसेन। हाँ, तो ऐसा उसने साफ साफ बोला कि मेरी कब्र पर ऐसा लिखना, लेकिन वो कब्र उसकी कहाँ है, वो मकबरा कहाँ है, आज तक किसी को नहीं पता। मतलब
और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हायरोग्लिफ्स वगैरह उसमें सब जो उन्होंने इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में जो स्टोरीज बताई गई हैं उसके स्टोरीज अंदर बताई गई, उसको जो डिकोड करा तो पता चला कि हाँ ऐसी एक किताब मौजूद है। और इन्होंने इस किताब के बारे में लिखा है प्रॉपर कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है ये किताब। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर किसी ने खोल लिया बाई चांस तो क्या ही होगा। अब जैसे इस किताब से रिलेटेड तूने बताया कि जैसे नेफर कप्ताह ने फर्स्ट टाइम जब नाइल नदी के तह से तह से बिल्कुल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द नाइल नदी वो किताब को निकाल के लाता है, तूने बताया कि वहाँ पे सांप एक कौन सा इमॉर्टल सांप एक इमॉर्टल सर्पेंट उस किताब को गार्ड कर रहा था। तो वही तूने पूछा तो मेरे दिमाग में तो वही कि वासुकी नाग, और इवन यहाँ तक कि फिर मेरे दिमाग में जो एक और चीज़ इमेजरी आ रही है कि हमारी कंट्री के अंदर भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर होता है ना, हम खुदाई करते हैं तो प्राचीन मूर्तियाँ निकलती हैं भगवानों की, या शिवलिंग निकलते हैं, क्या कहते हैं वो, ब्रॉन्ज के बने हुए या सिल्वर की बनी हुई मूर्तियाँ निकलती हैं पुरानी, या फिर पत्थर की ही प्राचीन मूर्तियाँ जो कई 100 सालों पहले धरती के अंदर दबाई गई थी मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे मूर्तियाँ तोड़ दिया करते थे। तो ठीक है, या तो कुछ इन वजहों से, और जो उससे भी प्राचीन समय रहा होगा और किसी भी क्या कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर या कैटास्ट्रोफी की वजह से वो जगह धरती के नीचे दब गई होगी। और जब हम आज उन चीज़ों को खोद के बाहर निकालते हैं तो कई सारे जो खजाने होते हैं उनके आसपास भी या फिर उन मूर्तियों के पास भी सांप मिलते हैं, कि जैसे वो सांप उन मूर्तियों या उन चीज़ों को एक तरीके से गार्ड कर रहे हों, कि ताकि कोई भी रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग पावर इन मूर्तियों को या इन आर्टिफैक्ट्स को हासिल ना कर पाए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ये मतलब ये जो सिमिलैरिटी है ये हमारी यहाँ पे होने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ तक कि अगर तू गूगल भी करेगा ना प्रिंस नेफर कप्ताह, उसमें सीधा सीधा बोल रखा है ही इज़ अ पावरफुल मैजिशियन एंड स्क्राइब हु डाइज वाइल प्रोटेक्टिंग द डेंजरस बुक ऑफ थोथ। ओके, मतलब उस किताब को बचाते हुए उसने जान दी अपनी। और इवन यहाँ तक कि इजिप्शियन कल्चर के अंदर भी सांप का, नाग का या सर्पेंट का बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। जैसे कि उनके जितने भी फ़ैरोज़ हैं, ठीक है, वो जो भी अपने क्राउन्स पहनते थे वहाँ पे सेंटर में यहाँ स्नेक बना हुआ होता था, ठीक है। और यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं मास्क उनकी मम्मीज़ के ऊपर पहनाया जाता था उसके ऊपर भी वो स्नेक बना हुआ होता था। इजिप्ट में तो था ये काफ़ी, है ना। हाँ, सांपों का या नागों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था, जैसे हमारे कल्चर में भी है। तो मे भी पता नहीं क्या वो किसी तरीके से हमारे कल्चर से कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हो या कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि अभी रिसेंट की ही एक डिस्कवरी थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब दो पुराने बहुत कल्चर हैं और वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं, हाँ, ठीक है, या इंस्पिरेशन लेते हैं। तो जैसे कि अभी एक मम्मी मिली थी, शायद एक बहुत फेमस किंग था, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो जब उनकी मम्मी को खोला गया तो उनका जो ताबूत था, क्या बोलते हैं उसको, सार्कोफेगस, ठीक है, उसको जब खोला गया तो चीज़ें निकलती हैं उसमें, तो उनमें से ब्लैक पेपर भी मिली, काली मिर्च। और इजिप्ट में काली मिर्च होती नहीं थी, लेकिन उस समय पे पूरी दुनिया में काली मिर्च कहाँ पैदा होती थी, भारत के अंदर। तो मतलब उस टाइम पे इंडिया का जो ट्रेड था वहाँ तक जाता था, हाँ। तो मे भी हो सकता है कि किसी तरीके से होता है ना कि उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में जाना हो, इंटरेक्ट हुआ हो, तो उनको
सरपेंट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हो तो उन्होंने भी उस चीज़ को क्या कहते हैं अपने कल्चर में थोड़ा सा अपना लिया हो, कि मतलब किसी ने उनको ये ज्ञान दिया कि सर्प जो है वो अच्छे से गार्ड कर सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी से तो हम भी नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट जो इंटरेस्टिंग है जो मेरे को लगता है वो ये कि इजिप्शियन कल्चर के अंदर भी नागो या सरपेंट्स का वही इम्पोर्टेंट प्लेस होना जो हमारे कल्चर के अंदर है, ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि सबसे और फैसिनेटिंग बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे हम सन की पूजा करते हैं ना, रोज़ सुबह 1 लोटा जल देना, ठीक है, सूर्य की पूजा करना, तो ऐसे ही और हमारे यहाँ सूर्य देव हैं, ठीक है, सन गॉड, ऐसे ही उनके यहाँ पे सूर्य देव हैं जिनको वो रा बोलते हैं। हाँ, ठीक है, वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गॉड ऑफ लव एंड लस्ट कहें, कामदेव है, ऐसे ही यहाँ पे उनके वहाँ पे गॉड ऑफ लव है, गॉडेस ऑफ लव है एक लेडी। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ पे त्रिदेव कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ऐसे उनके यहाँ भी त्रिदेव है। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, वो बड़ा फैसिनेट करती है मेरे को। अगर मतलब उतना डीपली इजिप्शियन कल्चर को कहें कि स्टडी नहीं किया गया है जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि एक तो क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो सिविलाइजेशन ही पूरी ख़त्म हो चुकी है। इजिप्ट में इजिप्शियंस नहीं आज के टाइम पे, मतलब जो वो रियल इजिप्शियंस हुआ करते थे जो उस समय के, वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है। जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग हैं जो उस पुरानी सिविलाइजेशंस के वंशज हैं जो आज आगे तक पहुँचे हैं यहाँ पे, लेकिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म हो चुकी है। जो सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई है, वो ख़त्म। इजिप्शियन कल्चर कि जैसे भी वो पूजा वगैरह करते थे, जैसा भी उनका रहन सहन था, जिस तरह की चीज़ें वो अपनी डेली लाइफ में करते थे, वो सब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो सिविलाइजेशन ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म बिल्कुल। और हाँ, ये था कि इजिप्शियंस और शायद रोमन्स के साथ या उनका वॉर वगैरह हुआ था, तो फिर उसमें कुछ ख़त्म हुए। फिर उसके बाद इजिप्ट के अंदर क्रिश्चियनिटी आ गई, क्रिश्चियनिटी के बाद वहाँ पे फिर इस्लाम आ गया। तो आज के टाइम पे 90-95% इजिप्ट जो है वो इस्लामिक है, एंड मेरे ख्याल से 5% या 7% के आसपास क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। इजिप्शियंस थे, इजिप्शियन वाले, हाँ समझ गया मैं, वो खत्म हो चुके। तो हमें ना उन सवालों के वैसे जवाब नहीं मिल सकते। हाँ, मतलब कि ये है ना कि अब कि ये जो तूने बताया है किताब द बुक ऑफ थॉट, ये थी क्या? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे मतलब क्या, जो कहते हैं ना एक्सपर्ट संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो उनको डिकोड करके या ट्रांसलेट करके बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हमारी, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन बची हुई है। तो वो संस्कृत बोलने वाले लोग, लिखने वाले लोग आगे तक पहुंचे हैं। हाँ, वो नॉलेज जो है वो पास ऑन हुई है, लेकिन वहाँ तो वो सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई ना। तो कोई बता ही नहीं सकता क्लियरली कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या था कि 2 राजाओं ने, 2 pharaohs ने अपनी जान दे दी इस किताब के लिए, इस ज्ञान के लिए अपनी जान दे दी। और वो उसको छुपाना चाहते थे। क्या था वो? अगर डिस्ट्रक्टिव था वो ज्ञान, वो नॉलेज इतनी डिस्ट्रक्टिव थी तो क्यों थी, किस लेवल पे थी? तो वो हमें क्लियर आंसर नहीं मिल सकता हो कि वो सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई है, वो लोग ही खत्म हो गए हैं। आज लोग जो रहते हैं वहाँ पे वो दूसरे लोग हैं, तो वो लोग ही खत्म हो गए हैं। तो वो हमें कहते हैं ना एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिल सकता उन हायरोग्लिफ्स का जो। और अब तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं लोग। एग्जैक्टली, है ना, अंदाजे हैं, अटकलें हैं,
और वो इतने कि अलग अलग एक्सपर्ट लोग आते हैं कि नहीं इस हायरोग्लिफ का ये मतलब हो सकता है, हाँ। वो कहेगा नहीं यार यहाँ पे चिड़िया के साथ ऐसे डैश बना हुआ है तो उसका मतलब ये हो सकता है। तो हाँ। बस वो कह रहे हैं कि वो है ना कि हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है वो, कि एक इंसान आके ये बताएगा, इंसान आके ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उस प्रॉपर चीज़ की। नॉलेज नहीं है। यही होता है कि जब एक सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जैसे कि आई थिंक सो मायन सिविलाइजेशन भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो जब वो 2012 में वो कांड हो गया था जो कि भाई 21 दिसंबर 2012 को दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्योंकि माया सभ्यता का एक कैलेंडर था जो 21 दिसंबर 2012 तक की ही तारीखें और चीज़ें बताता था, उसके बाद कुछ नहीं है उसमें। तो मे भी शायद दुनिया ख़त्म होने वाली है 21 दिसंबर 2012 के बाद। तभी तो लोग फिर बोलते थे ना कि अब जो हमारी जो दुनिया है वो दूसरे आयाम में वो हो गई है। हाँ, दूसरे डायमेंशन में। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी थ्योरी है कि 21 दिसंबर 2012 को वो जो दुनिया थी वो सच में ख़त्म हो गई और हम लोग उस मोमेंट के बाद एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हमारी रियलिटी शिफ्ट हो गई है। तो इसलिए फिर वो मंडेला इफेक्ट वाली चीज़ें आती है कि किसी को कुछ याद है, मुझे कुछ याद है, ठीक है। जैसे हम एक लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर रहे थे, तो कोका कोला के लोगो के ऊपर बात हो रही थी। तो मैंने यार कोका कोला का लोगो तो मेरे को वैसा वाला याद है कि कोका फिर बीच में हाइफन है फिर कोला। तूने कहा नहीं भाई वो तो एक साथ पूरा है कोका कोला। ऐसा कई सारी चीज़ें हैं, किट कैट के साथ भी था ऐसा, हाँ है ना, बहुत सारी कंपनीज है। और यहाँ तक कि वो अमिताभ वाला डायलॉग फेमस, अमिताभ बच्चन वाला भी यार, वो तो क्योंकि वो मूवी तो मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, टीवी में बिल्कुल। और सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आती है वो भी आया करती थी ऐसी तरीके से। तो जब वो भी मैंने डायलॉग सुना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, लेकिन बचपन में तो मैंने सुना है भयंकर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और बोलने में भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और सेंसफुल लगते हैं वाला है। क्योंकि अगर कोई मेरे से बोलेगा तू कौन है, तू कौन लगता है बे मेरा, मैं तेरा बाप लगता हूँ। हाँ तो वो तो है, मतलब एग्जैक्टली ना, मतलब जो कहते हैं ना कि फ्लुएंटली ये निकल रही है, इम्पैक्टफुल ये है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। होते हैं का क्या मतलब होता है? वो है ही नहीं ना, सेंस ही नहीं बना रहा वो चीज। और क्या, बहुत अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, वो फिट ही नहीं बैठ रहा वो होते हैं वाला ही चीज। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और जैसे कि अब तूने बुक ऑफ थॉट की बात करी, ऐसे ही काफ़ी समय पहले एमरल्ड टैबलेट्स भी मिली थी। तो बेसिकली उसके मिलने के पीछे कहानी है कि जब अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए निकला हुआ था, हर जगह वो जाके युद्ध छेड़ रहा था, तो बताते हैं कि तब जब वो इजिप्ट के आसपास पहुंचा था तब वहाँ उसने युद्ध छेड़ा, तो वहीं पे उसको ये एमरल्ड टैबलेट मिली। एमरल्ड टैबलेट को एमरल्ड टैबलेट क्यों कहा जाता है? एमरल्ड एक जेम होता है, पन्ना जिसे कहते हैं, हरे कलर का। तो पन्ने की एक तख्ती थी बनी हुई, ठीक है, जेम की, एमरल्ड जेम की, जिसके ऊपर एक तरीके से कहें कि जो थॉथ है, इजिप्शियन गॉड थॉथ, आई थिंक सो, थॉथ को ज्ञान का देवता बोलते हैं। इजिप्शियन जो लोग थे उस समय पे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ज्ञान का देवता बोलते हैं थॉथ। तो जो गॉड ऑफ नॉलेज थे इजिप्ट के, थॉथ, उन्होंने वो एमरल्ड टैबलेट लिखी थी और उस पे एक तरीके से कहें कि बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज, मिस्टीरियस नॉलेज, ठीक है, सीक्रेट नॉलेज और मतलब मैजिकल नॉलेज, मतलब कहें कि वो जो ज्ञान था ना वो एक आम इंसान की सोच के परे का ज्ञान था। क्योंकि उसको वो लोग उसको ज्ञान का देवता और जादू का देवता बोलते थे। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि उस टैबलेट को आज तक किसी ने देखा नहीं है अपनी आंखों से। मतलब कुछ लोगों की थ्योरीज है अपनी अपनी की जो वेटिकन सिटी है वहाँ जो चर्च है, तो वेटिकन आर्काइव्स के अंदर
एमरल्ड टैबलेट्स को रखा हुआ है, ठीक है, छुपा के। तो बोलते हैं कि एक कमरा है वेटिकन सिटी के अंदर। कमरा क्या, पूरा बहुत अंडरग्राउंड एक पूरा हॉल है जिसको बोलते हैं वेटिकन आर्काइव्स। तो वेटिकन आर्काइव्स के अंदर दुनिया भर की रिलीजन से जुड़ी हुई जो मिस्टीरियस मैजिकल आर्टिफैक्ट्स, रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स, सब कुछ रखे हुए हैं। और वो उस ज़माने के हैं जब क्रिश्चियनिटी के जो क्रूसेड्स हुआ करते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जाना और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्रूसेड्स करा करते थे वो। तो जब आई थिंक सो जो क्या बोलते हैं उनको, नाइट्स टेम्पलार, तो जो नाइट्स थे वो युद्ध करा करते थे। तो उन युद्ध में जो भी वो चीज़ें एक तरीके से जीतते थे, जब दूसरे किंगडम को हरा दिया उन्होंने, अब उनका जो भी कहीं की ट्रेजर है, उनके जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो लूट के ना वापस ले जाते थे और चर्च के अंदर वो सारी चीज़ें जमा हो जाती थी। तो मतलब ये थ्योरी है, पता नहीं है किसी को भी एग्जैक्टली तो कहते हैं कि एमरल्ड टैबलेट जो है वो वेटिकन आर्काइव्स के उस सीक्रेट कमरे के अंदर रखी हुई हैं, ठीक है। अब वो इंटरेस्टिंग क्यों है इतनी ज़्यादा? इसलिए कि उसके अंदर जो नॉलेज थी, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ना यही क्यूरियोसिटी हुई कि जब मैं इसके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, कि भाई अगर वो उस टैबलेट को किसी ने असल में देखा ही नहीं आज तक, ठीक है, तो या वो मिली नहीं लोगों को, उसकी नॉलेज बाहर निकल के कैसे आई? हाँ, बात तो वही है ना कि अगर कोई जानता ही नहीं, देखा ही नहीं किसी ने, तो निकली कैसे वो? तो ये है कि एमरल्ड टैबलेट का सबसे पहला जो क्या कहते हैं राइटिंग में जो एविडेंस मिलता है वो 8th सेंचुरी के आसपास मिलता है। सो ये सबसे पहले अरबी भाषा की किताब में दिखाई देता है। और इससे पहले जो था ये इजिप्ट और ग्रीस की पुरानी जो फोकलोर्स होती थी ना, फोकलोर्स या वहाँ की दंत कथाएं, तो उनमें इसका जिक्र आता था, ठीक है। जैसे कहें कि मिस्र के जब लोग अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते होंगे, भगवान होगी, तब बोलते होंगे कि हाँ भगवान थॉथ ने एक किताब दी है, एमरल्ड टैबलेट दिया है, ठीक है, और उसके ऊपर ये ज्ञान लिखा हुआ है, तो आपको वो पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि थॉथ दिखते कैसे थे? कैसे दिखते थे? उनका जो हेड था वो वही था, बाज वाला। एग्जैक्टली, थॉथ का जो हेड था बाज वाला हेड था। और क्या कहते हैं, अब फनी चीज़ ये है कि अगर इसको थोड़ा सा वाइल्ड किया जाए कि अब हमारे कल्चर में ऐसे कौन से भगवान है जिनका हेड बाज वाला है? गरुड़ देव है, ठीक है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गरुड़ देव है, तो गरुड़ देव, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्ञान की देवी हैं गॉडेस सरस्वती, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ पे ज्ञान के देवता थॉथ कैसे हो गए? वो मेरे को वो नहीं मिला कि हाँ कि क्या गरुड़ देव नहीं। फिर अपने यहाँ पे एक कैरेक्टर और है ना, कौन? काकभूषणी। बट उनका तो हेड, मतलब हेड क्या, वो तो क्रो थे, कौवे थे वो तो। हाँ, तो फिर भी लाइक अ बर्ड वो हो गया ना, बर्ड। लेकिन उन्होंने साफ साफ डिपिक्शन किया कि भाई वो बाज के सर वाले वो थे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है यार कि देख, जो गरुड़ देव थे वो किसके वाहन थे? विष्णु जी क्या, ठीक है। गरुड़ देव की जो माता थी वो दिति थी, ठीक है, और उनके जो पिता थे वो भी एक बड़े विद्वान ऋषि थे गरुड़ देव के, ठीक है। और उस समय पे हमारे कहें कि किसी भी देव को
हर तरह के ग्रंथ का ज्ञान मिलता था। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण जब धरती पे अवतार लिया, उन्होंने, विष्णु जी ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने बचपन से गुरुकुल में पढ़ाई करी। उनको उनके जो गुरु थे हर तरह के ज्ञान से मतलब उनको इक्विप करा उन्होंने। ठीक है, तो भाई फिर गरुड़ देव को भी तो वो सारा ज्ञान मिला होगा। ठीक है, अब जब वो सारा ज्ञान मिला है गरुड़ देव को भी, तो अगर गरुड़ देव मिस्र की तरफ चले गए हों और मिस्र के लोगों को उन्होंने वो ज्ञान दिया हो, तो उनके लिए तो ज्ञान के देवता वही हो गए ना। हाँ, तो दैट कुड बी वन थ्योरी कि हाँ गरुड़ देव उनके थॉट ज्ञान हो के। सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई देख, इस पृथ्वी पे मौजूद द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारी है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत जो है दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, और संस्कृत से ही मतलब कहते हैं संस्कृत को दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं, वेस्ट के कहो या ईस्ट के कहो, हर जगह के स्कॉलर्स संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो जब वो लैंग्वेज हमारे यहाँ डेवलप हुई है और जब जो सारे गॉड्स हैं, ठीक है, जो सारे देव हैं, वैसे ही मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले वो हुए हैं, उनके बारे में लिखा गया, उनके बारे में कहा गया। ठीक है, उनकी प्रार्थनाएं हुई, उनकी पूजा हुई, हर तरीके के रिचुअल्स बने गॉड से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो जब बाद की सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही हैं तो वहाँ पे भी वैसी ही गॉड्स और वैसी ही सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। तो ये तो होता है ना कि भाई यार, कि क्या किसी तरह का कोई इंस्पिरेशन था उनका हमसे, या फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है कि हम में से ही कुछ लोग निकल के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे और वहाँ पे उन्होंने हमारे कल्चर को आगे इवॉल्व करा। हाँ, क्योंकि देख, मैंने ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर हर तरह रंग रूप के दिखने वाले लोग मिल जाएंगे। कि जैसे कहें कि कॉकेशियंस देखने हैं कि हाँ टॉल हैं, लाइट स्किन वाइट स्किन लोग हैं, फेयर स्किन लोग हैं, तो आप वो भी मिल जाएंगे आपको, 6 फीट टॉल फेयर स्किन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको देखना है कि जो एशियन फीचर वाले लोग हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लो भयंकर अपना। फिर उसके बाद आपका जो डार्क स्किन वाले लोग हैं, वो साउथ, वो पूरा साउथ ऑफ इंडिया देख लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहते हैं ना कि ब्राउनिश स्किन वाले लोग मिल जाएंगे। किसी भी तू मैक्सिकन को, स्पैनिश को ना एक एवरेज नॉर्थ इंडियन ब्राउन स्किन बंदे के बगल में खड़ा कर दे, कोई ये नहीं बता पाएगा इनमें से इंडियन कौन है, या ये सारे इंडियन है, या सारे स्पेनिश हैं, या मैक्सिकन कौन है और इंडियन कौन है। इतनी ज़्यादा फीचर में रिजेम्बलेंस है। ठीक है, ऐसे ही कॉकेशियन फीचर्स में आप इटालियंस वगैरह के साथ जो हमारे यहाँ के कॉकेशियन लोग हैं थोड़ा वैसे खड़े कर दो। ठीक है, जब तक हाँ अगर आप देखो ब्लैक हेयर्स हैं, ये सब चीज़ें, तो उसमें आप फ़र्क महसूस कर लोगे, लेकिन अब हेयर डाई वगैरह सब कर दें। इवन यहाँ की हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं, पर्टिकुलर एथनिसिटी के, पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल नेचुरली ही ब्लॉन्ड वगैरह निकलते हैं ऐसे। अरे अभी एक न्यूज़ वायरल चल रही थी, अभी बताता हूँ तेरे को यही वाला किस्सा। हाँ, कि
एक बंदा था जो ईंटों के भट्टे पे काम करता था। अब उसकी इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है कि ये बंदा कहीं बाहर से आया, फॉरेनर है। अरे मैंने भी देखा वो। ठीक है, और क्या नाम है इसका, पासपोर्ट वगैरह खो गया है। हाँ। तो अब इसको मजबूरी में भट्टे पे काम करना पड़ रहा है। और वो भाई साहब वो लगा पड़ा अपना ईंट धो रहा है, सब कुछ है मैंने ना। देखी वो वीडियो। तो उसके कुछ दिन बाद ही एक क्या नाम है, जो रेसलिंग करते हैं ना जो बंदे, हाँ, तो वहाँ उन्होंने उसको अखाड़े में बुलाया हुआ था। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर उसको खड़ा करके बाकायदा उसको बता रहे कि भाई ये कोई फॉरेनर नहीं है, ये बंदा भट्टे पे ही काम करता है ना, और ये इंडियन है। इंडियन बंदा तो है उसको बोल रहे कि अब बोल के दिखाओ। वो कहता है राम राम भाई जी ये। तो भाई ये कि उसके फीचर्स इतने मिल रहे थे कि मतलब एग्जैक्टली, कोई और बता नहीं सकता हाँ, कि और यहाँ इंडियन है कि फॉरेनर। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल जो ट्राइब्स हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल नेटिव लोग हैं वहाँ के, जिनको ट्राइबल्स बोलते थे ब्रिटिशर्स और वाइट स्किन पीपल, जब वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट। तो जब वो वहाँ पहुंचे उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए, उन्होंने उन एबोरिजिनल्स को बहुत, मतलब कहते हैं ना कि जेनोसाइड, नस्ल ख़त्म कर दी थी उनकी, इस तरीके से मार मार के। तो उनको और यहाँ के किसी एवरेज नागा साधु को साइड बाय साइड खड़ा कर दे, स्किन टोन से लेके फीचर से लेके एवरीथिंग लुक्स वेरी सिमिलर। ठीक है, तो मेरे को यही थ्योरी लगती है कि भाई अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं अपने, ठीक है, कुछ इंडिया के जो बेवकूफ़ लोग हैं वो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग जापानीज़ जैसे दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग कोरियन जैसे दिखते हैं। मेरे दिमाग में नहीं भाई, उल्टा है। कोरियंस हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जैसे दिखते हैं, चाइनीज़ हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों जैसे दिखते हैं, जापानीज़ हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों जैसे दिखते हैं, क्योंकि हम तो सबसे पहली सिविलाइजेशन है। तो जो भी गए होंगे वो यहाँ से बाहर गए हैं, यहाँ से बाहर गए हैं। तो जो यहाँ से बाहर गया है उसने अपना वो क्या कहते हैं ना, जेनेटिक जीन्स के थ्रू पूरी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया है। तो वो लोग हमारे लोगों जैसे दिखते हैं, हम उनके जैसे नहीं दिखते। हम तो उनसे बहुत पुराने हैं। तो हमारे लोग यहाँ से बाहर गए हैं और उन्होंने, मेरे को तो ये थ्योरी लगती है भाई, देख, ठीक है, कि और अगर इन डेप्थ रिसर्च करी जाएगी ना, हाँ, अगर देखा जाए डीएनए वगैरह वो सब, और मैं कह रहा हूँ अगर अच्छे से रिसर्च करी जाए ना इस पे, तो मैं कह रहा हूँ लास्ट में यही रिजल्ट निकल कर आएगा कि कहते हैं ना कि द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग और एवोल्यूशन जो था, फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो था वो अफ्रीका में डेवलप हुआ था। ठीक है, फिर आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था। अभी हम थोड़ा सा भटक गए अपना टॉपिक से, पर ये कंप्लीट करना जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो अफ्रीका से बाहर निकले अलग अलग ग्रुप में लोग, ठीक है, एक बहुत बड़ा चंक इंडिया आया, फिर यहाँ पे आके कुछ तो हुआ, ठीक है, और उनको वो ज्ञान मिला, वो पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये सब वो कोई अलग अलग नहीं थी, ये हमने पहले भी बात करी है इस बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ अगर मेरठ में लोग रह रहे हैं तो ये मेरठ सिविलाइजेशन हो गई, और यहाँ से क्या कहते हैं 100-150 या 500-1000 किलोमीटर दूर नागपुर में लोग रहते, वो नागपुर सिविलाइजेशन हो गई। नहीं, वो भी क्या कहते हैं भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, तो इट्स अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत। ठीक है, तो जब रिसर्च करी जाएगी ना भाई, तो यही निकलेगा एट लास्ट कि हाँ, अफ्रीका से लोग इंडिया की तरफ आए और फिर यहाँ सिविलाइजेशन पैदा हुई, और उसके बाद फिर जब होता है ना कि यहाँ हमने सब कुछ सीख लिया, तो होता है ना कि एक्सप्लोर करना है इस पृथ्वी पे और क्या है, तब यहाँ से लोग बाहर निकले हैं, अलग अलग जगह पे गए हैं, अलग अलग जगह पे जाके बसे हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर हर तरह के कहते हैं फेशियल फीचर्स वाले लोग आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये मत बोलो कि यार हमारे की तू उनकी तरह दिखता है, नहीं, उल्टा है भाई, वो हमारी तरह दिखते हैं। और फिर ये है ना कि उस वक्त पे तो भाई कोई सरहदें नहीं थी, कोई बॉर्डर्स नहीं थे। एग्जैक्टली, ऐसे कोई बॉर्डर्स नहीं रोक सके कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाने से या कुछ, तो इजीली ट्रैवल कर सकते थे लोग, और पैदल ट्रैवल करना होता था, ये सारी चीज़ें थी। और तभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर
ओरेगोन नाम का एक स्टेट है, एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। तो उस डेजर्ट में एक दिन पता चलता है लोगों को कि कुछ बना हुआ है और एक प्लेन ऊपर से जाता है। तो जैसे नाज़का लाइंस डिस्कवर हुई थी ना, ऐसे ही वो डिस्कवर हुआ था। तो ओरेगोन डेजर्ट में एक श्री यंत्र बना हुआ है बहुत बड़ा, और वो रियल है, वो रियल में बना हुआ है, और वो ऐसे ही डिस्कवर हुआ था जैसे नाज़का लाइंस डिस्कवर हुई थी। बल्कि इसके ऊपर तो मैं देख रहा हूँ कि एक मूवी भी है, श्री यंत्र द ओरेगोन डेजर्ट मिस्ट्री। यस, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह किसी में। तो श्री यंत्र जो बना हुआ है ओरेगोन डेजर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, भाई वो कैसे बन गया वहाँ पे? भाई ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और इवन यहाँ तक कि मैं 1-1.5 साल पहले मैंने एक कहीं न्यूज़ पढ़ी थी एक, कि जो लंदन के अंदर थेम्स रिवर है, जब उस रिवर की सफाई हो रही थी तो उनको ना वहाँ पे क्यूब्स मिले लेड के, ठीक है। तो लेड जो मेटल होता है उसके क्यूब्स मिले थे, और उन क्यूब्स के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ था, ठीक है, जो हम शुभ लाभ में स्वास्तिक बनाते हैं गणेश जी का, उन बॉक्सेस के ऊपर वो बना हुआ था। और बहुत सारे बॉक्सेस थे वो लेड के, ग्रे कलर के, छोटे छोटे, मतलब मेरे ख्याल से कितने होंगे, 6x6 इंच के ब्लॉक्स होंगे, वो बॉक्सेस थे वो। तो उनका ये था कि ये शायद बहुत थे, तो वो बहुत पुराने, जो आर्कियोलॉजी कह रहा हूँ, जो उनका मतलब टेस्टिंग वगैरह हुई थी, उससे पता चला ये बहुत प्राचीन है। अब प्राचीन है तो ये वाली वो चीज़ आती है कि भाई प्राचीन है तो ये लंदन में पहुंच कैसे गए? लंदन में कौन से हिंदू सिविलाइजेशन के लोग थे पहले जो पूजा कर रहे थे वहां बैठ के? भाई ये श्री यंत्र देख के तो मेरे को उसकी याद आ रही है, थॉर की। तूने देखा जब भी थॉर अच्छा बायफ्रॉस्ट से नीचे आता था तो वो पूरा बन जाता था वहां पे। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कोई उसके थ्रू ऐसा कोई यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ है और पूरा श्री यंत्र बन गया। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि जिन्होंने ये ढूंढा है और जिनके देश में मिला उनको भी नहीं पता ये बना कैसे है यहाँ पे। हाँ, ये अपीयर कैसे हुआ यहाँ पे। और ये डिस्कवर ऐसे ही हुआ था जैसे नाज़का लाइंस हुई थी कि एक पायलट जा रहा था उड़ के, उसको दिखा नीचे कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं धरती पे, तो ऐसे ही ये भी यहाँ से भी एक पायलट भाई उड़ के जा रहे थे और उनको दिखा भाई नीचे ये क्या बना हुआ है। जब फोटोज वायरल हुई तो पता चला कि ये हिंदुइज्म का श्री यंत्र है। ऐसा तो नहीं कोई आया है इसके थ्रू यहाँ पे, या कोई गया है यहाँ से इसके थ्रू? आई डोंट नो, या फिर क्या पता किसी टाइप का कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रिचुअल किया गया है इस चीज़ को बना के बहुत प्राचीन समय में, कि मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि शायद वहाँ पे आपको हिंदू सिविलाइजेशन, इंडियंस, भारतीय सिविलाइजेशन, वो डेजर्ट है पूरा रेगिस्तानी इलाका, पूरा हाँ, दूर दूर तक कोई बसावट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ये पता नहीं क्यों क्या ही रहा होगा उस टाइम पे। बहुत तकड़ी मिस्ट्री है ये। अभी तो उसके रिसर्च करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में अगले किसी पॉडकास्ट में। तो हम बात कर रहे थे एमरल्ड टैबलेट की, बैक टू द टॉपिक। सो अब एमरल्ड टैबलेट के अंदर होता क्या है कि अब ये ज्ञान आया कैसे सामने, ठीक है। तो ये ज्ञान भाई ऐसे सामने आया कि बलानिस नाम का ना एक अरबी राइटर था, तो जिसने 8वीं सदी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबे सिर अल खलीफा, अल खलीका, किताबे सिर अल खलीका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द बुक ऑफ द सीक्रेट क्रिएशन, द बुक ऑफ द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन। अच्छा, हाँ, कि क्रिएशन का रहस्य है, राज, ठीक है। तो इस किताब में उसने दावा किया कि उसे मिस्र के टायना शहर में हर्मीस की एक प्राचीन मूर्ति के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला था। उस तहखाने में एक बूढ़ा व्यक्ति सोने के सिंहासन पे बैठा था और उसके हाथ में एक हरे रंग की टैबलेट थी, ठीक है, जिस पर यह ज्ञान लिखा था। बालिनास ने उसे वहां से देखकर अपनी किताब में उतारा था। मतलब वो इंसान था जिसने उस टैबलेट पे जो भी चीज़ें थी वो देखी और उसने अपनी बुक में लिख दी।
ठीक है। और तब उसके बाद उस बुक के थ्रू ये ज्ञान फैला। और इवन यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट, उस जब वो अपने मतलब सारी रिसर्चेस वगैरह कर बहुत सारी थ्योरीज वगैरह दे चुका था, तब वो अपनी लाइफ के आखिरी जो 10 साल थे उसने तक जो एमरल्ड टैबलेट है थॉट की, और जो भी ज्ञान मिला है, जो भी राइटिंग्स मिली थी उसको, उसके ऊपर इन डेप्थ बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी। क्योंकि आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अल्केमिस्ट भी थे। ठीक है। तो अल्केमी में भी बहुत कहें कि उनका विश्वास था, और खुद एक अल्केमिस्ट थे और वो अल्केमी को फॉलो भी करते थे। तो जो एमरल्ड टैबलेट है उसके अंदर अल्केमी का भी बहुत तगड़ा ज्ञान है। जैसे अल्केमी के ज्ञान के अंदर एमरल्ड टैबलेट में ये बात लिखी गई है फिलोसोफर्स स्टोन की। फिलोसोफर्स स्टोन मतलब पारस पत्थर, एक ऐसा पत्थर, जीवन पत्थर जिसे कहते हैं ना, जीवन पत्थर, और उस पत्थर के अंदर काबिलियत है किसी भी चीज़ को सोने में तब्दील कर देने की, जिसे हमारे यहाँ पे पारस पत्थर भी कहा जाता है। तो उस पत्थर को किस तरीके से बनाना है, वो बनाने का पूरा प्रोसेस एमरल्ड टैबलेट के अंदर लिखा हुआ था। अब जैसे तू इसकी बात कर रहा है पारस पत्थर की, है ना, और तू कह रहा है कि इसके बारे में उस टैबलेट में लिखा हुआ है कि वो कैसे बनेगा। ऐसे ही द बुक ऑफ थॉट में अभी देख रहा हूँ मैं, जैसे कि इसमें बता रखा है कि उस किताब को पढ़कर किसी मुर्दे में जान डालकर उससे बात भी कर सकते हैं। तो वही ना कि उसमें ये भी लिखा हुआ था जो तुमने बताया, जान डालकर बात भी कर सकते हैं। एमरल्ड टैबलेट में लिखा हुआ है कि आप अमर कैसे हो सकते हो। अमरता का ज्ञान और विज्ञान एमरल्ड टैबलेट में लिखा हुआ है। तो आइजैक न्यूटन उसी टाइप की नॉलेज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि वो अल्केमिस्ट भी थे एक। यानी कि भाई वो बुक ऑफ थॉट में भी होगा उसका जिक्र फिर। बिल्कुल होगा। तो ये जो है ना, ये जो एमरल्ड टैबलेट है, ये अपने आप में इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि भाई लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा डीकोड, मतलब आइजैक न्यूटन जैसा बिग ब्रेन्स साइंटिस्ट आदमी, इतना वेल एजुकेटेड, जब उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए एमरल्ड टैबलेट के ऊपर रिसर्च करने में, उसको क्या कहते हैं डिसाइफर करने में, उसको ट्रांसलेट करने में, उसके ज्ञान को थ्योरी से प्रैक्टिकल बनाने में, ठीक है, दिए, तो कुछ तो बात होगी ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना आइजैक न्यूटन भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट था। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई जैसे कि हम जानते हैं जब हिटलर की बात आती है तो हिटलर ने भी कई सारी ऐसी चीज़ें करी हैं कि हम तो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन हाँ उस बंदे ने रियलिटी में वो चीज़ें हासिल करने की कोशिश की। उसने अपनी फौजें भेजी उस चीज़ के लिए। तिब्बत में उसने अपनी फौजें भेजी थी कि आप जाओ तिब्बत के अंदर जो रहस्यमय ज्ञान है उसको बाहर निकाल के लेकर आओ। हाँ। और जो भी मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पे उनको लेकर आओ मेरे पास। वो बंदा शंभाला की खोज में निकला। एग्जैक्टली, शंभाला का पता ढूंढ कर आओ। हाँ, तो वही है कि ये बंदे पागल तो नहीं हो सकते। खैर अब देखो हिटलर को तो पागलपन था कि उसको जंग जीतनी है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ढूंढ रहा था ना, उस चीज़ के लिए ढूंढ रहा था वो। हाँ। अब उस ढूंढने की जर्नी पे उनको क्या क्या चीजें मिली, क्या नहीं मिली, वो एक रहस्य, वो रहस्य है वो। क्योंकि नाज़ीज खत्म हो गए, जो थे वो भाग गए इधर उधर, सब कुछ इधर समेट के, और कुछ भी क्लियर पता नहीं चल पाया। जैसे हिटलर को तो लेके अपने आप में एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है कि वो मरा नहीं था और भाग गया था वो। हाँ। ठीक है, उस पर भी हमने डिस्कस करा अपने पिछले पॉडकास्ट में। तो वही चीज़ है यार कि अगर इस तरह की किताबें हैं और इस तरह का जो क्या है कि गूढ़ रहस्य, ज्ञान, विज्ञान, अगर इन तरह की चीज़ों में लिखा हुआ है तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और ये सोचने पे ये मजबूर करता है मेरे को
कि ठीक है, अगर आज के समय में मॉडर्न ज़माने में कोई इस तरह की अगर स्केप्टिकल भाषा में कहूँ कि मन घड़ंत विज्ञान, मन घड़ंत कहानियाँ या मन घड़ंत किताब लिख दे तो समझ में आता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि मैं उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन एक ऐसे प्राचीन समय में एमरल्ड टैबलेट जैसी किसी चीज़ को बनाना, वो भी लोगों का कहना है कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये तो भगवान ने लिखी थी। इजिप्शियंस के जो गॉड ऑफ नॉलेज थे थॉथ, उन्होंने लिखी थी वो। तो उनके पास तो ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं थी ना कि वो बैठ के यार आज मन कर रहा है भाई कि ना एक मनगढ़ंत कहानी सोचते हैं। दूसरा इजिप्शियन बोल रहा होगा क्या सोचें, काम करते हैं यार, एक इमेजिन करते हैं गॉड ऑफ नॉलेज है और उन्होंने हमको ना ये सारा ज्ञान जो हम कर रहे हैं ना, ये पिरामिड बनाना, ये सब करना, हमारे राजा जो इतने हजार साल तक जी रहे हैं, पहले तो हम ये लिख देंगे ऐसी मजाक में कि हमारे राजा तो जी 10-10, 20-20, 30 हजार साल तक जिंदा रहते थे। और वो इसलिए जिंदा रहते थे क्योंकि एमरल्ड टैबलेट नाम की चीज़ थी जो भगवान थॉथ ने बनाई थी और उसमें अमरता का ज्ञान था। ये तो है भाई। अब हम बोल रहे हैं कि थॉथ ने वो लिखी है, तो उसने कुछ तो सोच के दी होगी ना उन लोगों को। अरे बात ये आती है कि भाई सोचने के लिए कि क्या ये मनगढ़ंत कहानियां हैं एमरल्ड टैबलेट के बारे में, ठीक है। अगर मनगढ़ंत कहानियां हैं तो भाई फिर इस बात का बताओ कि मनगढ़ंत कहानियां बना कैसे ली उन्होंने, बना कैसे ली, जब उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। मैं कहूँ कि यार कोई मनगढ़ंत कहानी सोच यार, तो तुझे कैसे पता कि तेरे को एक भगवान थॉथ इमेजिन करना है जो ज्ञान का देवता है और वो हमको एमरल्ड टैबलेट देके जाएगा ये और वो, जब उनके पास ना कोई इंटरनेट जैसी चीज़ है कि हाँ वो इंटरनेट पे मौजूद हजारों लाखों तरह की मिस्टीरियस बुक्स और पीडीएफ्स पढ़ सके ना। उस समय पे ऐसा है कि भाई आसपास के देशों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि हाँ भाई फटाफट से गए एक्सप्रेसवे से उस देश में जाके वहाँ की किताबें उठा ली और लिया। ना प्रिंटिंग प्रेस है कि धड़ाधड़ किताबें छप रही है और पढ़ रहे हैं वो लोग। हाँ, कि मतलब कि उनको किसी ने बोला थोड़ी है कि भाई कोई एक राइटर ढूंढो और उसको बोलो कि ऐसी ऐसी किताबें लिखें, लेकिन हाँ किताब ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई पढ़े तो मर जाए। हाँ है ना? और जब आने वाले समय में बातें होंगी ना तो हमारी सिविलाइजेशन को बहुत ही मिस्टीरियस देखा जाएगा। ऐसा समझा जाएगा ना भाई, नहीं तो पढ़ के ऐसा समझा जाएगा कि हमें एलियंस से ज्ञान मिला था। 2026 में 2 बंदे बैठ के बात कर रहे होंगे हमारे बारे में कि इजिप्शियंस को एलियंस से ज्ञान मिला था। इंटरेस्टिंग यार। तो देख कहीं ना कहीं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, इन बातों में एक ऐसा ट्रूथ है जो अभी तक ना कह सकते हैं कि बंद है। कहते हैं ना कि प्याज की जैसे लेयर होती है ना कि लेयर उतार लेयर बाय लेयर, तो अभी वो जो ट्रूथ है ना वो थ्योरीज की लेयर में बंद है। अभी 1 by 1 जब हिट एंड ट्रायल से हर तरह की थ्योरी को हम लेयर बाय लेयर अनकवर करते रहेंगे, डिकोड करते रहेंगे, तब लास्ट में जाके वो ट्रूथ अपने आप को दिखाएगा हमें। बहुत ही खतरनाक है। अब एक किताब और है भाई ऐसी ही, ठीक है, इसका नाम है द मुनिश मैनुअल ऑफ डेमोनिक मैजिक। ओके, ठीक है। अब ये किताब भी मतलब 14th सेंचुरी के आसपास की है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि बाकी जो ऐसी किताबें हैं तो उसमें जिक्र होता है एंजल्स और डीमंस का, है ना, लेकिन इस किताब में जो है, इस किताब में इसके हर पन्ने पे ऐसी जानकारी है कि आप किसी इंसान को वश में कैसे कर सकते हैं। ओके, है ना। तो इसको लिखा था, इसमें लिखने वाले का नाम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसको जिसने लिखा था वो एक शैतानी सन्यासी था वो। अच्छा, ठीक है। तो उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि उसने अपनी आत्मा जो है वो किसी ऐसे शैतान को बेच दी है और उस शैतान ने उसको कहा है कि तुम इसको लिखो और ये मेरा प्रचार करेगी ऐसे।
ओके। तो उसमें बताते, इसमें लिखा है कि उसके लास्ट के जो 2 पन्ने हैं, उन पन्ने में कुछ, उस पन्ने में कुछ ऐसी स्पेल्स है कि जिसको पढ़ के जो सामने वाले के आप पढ़ोगे तो सामने वाले बंदे के जिसके सामने आप पढ़ोगे तो उसको हेल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगे। ओके। और उसका दिमाग मतलब कि भन्ना जाएगा, ऐसे कि क्या ही हो गया, अपने आप से बाहर निकल जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा उसका दिमाग बेसिकली। हाँ। और ये जो किताब है ये आज भी एग्जिस्ट करती है, इसकी ओरिजिनल कॉपी। ओके। और वो है जर्मनी के एक हाई सिक्योरिटी आर्काइव में लॉक करी गई है वो। ओके, तो यानी क्या बताया था ना, म्यूनिक, म्यूनिच मैनुअल ऑफ डेमोनिक मैजिक। म्यूनिच नहीं है वो, म्यूनिक है वो। हाँ, तो जर्मनी के अंदर शहर मौजूद है। म्यूनिक जर्मनी के अंदर है कि स्विट्जरलैंड के अंदर है म्यूनिक? नहीं, जर्मनी के एक हाईली सिक्योर आर्काइव में है। ओके। तो जो उसका म्यूनिक इज इन विच कंट्री? मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर है म्यूनिक। अच्छा नहीं, म्यूनिक जर्मनी के अंदर है। ओके हाँ। तो ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके हाँ। तो अच्छा, तो जर्मनी में ही वो किताब लिखी गई है इसका मतलब, और म्यूनिक शहर के अंदर, तभी उसका नाम म्यूनिक बुक ऑफ डेमोनिक मैजिक। डेमोनिक मैजिक। और आज के समय पे वो मौजूद है के एक म्यूजियम के अंदर। हाँ, म्यूजियम तो नहीं लिखा है इन्होंने, एक हाईली सिक्योर आर्काइव लिखा हुआ है। आर्काइव मतलब जहाँ पे चीजों को ऐसे हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट चीजों को हो सकता है कि स्टोर करके रखा जाता है। हो सकता है कि वो एक लाइब्रेरी हो या कुछ ऐसा हो उनका बेसिकली। ठीक है। अब ये किताब तो मतलब बिल्कुल उसकी तरह लग रही है, कोडेक्स की। ये साइकोलॉजिकल किताब है ये। और ये किताब जैसे तूने बताया कि वो एक शैतान का सन्यासी था और शैतान ने उससे ये किताब लिखवाई ताकि इस किताब के थ्रू उसका प्रचार हो सके। प्रचार भी वो ऐसी करेगा क्योंकि जब उसने लिखा है कि हेलुसिनेशंस होंगे, तो क्या पता उसको पढ़ के उसको दिखाई दे। एग्जैक्टली, हो सकता है ना, हो सकता है कि कुछ मेंटल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा हो कि हाँ उसको वो चीज़ महसूस होने लगे और उसको उस एंटिटी पे विश्वास होने लगे। इस एंटिटी ने कमांड दिया है कि ये किताब मेरे लिए लिखो ताकि मेरा प्रचार हो। और प्रचार कैसे होगा उसका? किताब पढ़ेगा, उस इंसान को हेलुसिनेशंस होंगे और वो विजन्स दिखाई देंगे एंटिटी के, ये सब। ये तो मुझे उसकी तरह लग रहा है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट ब्लू बीम है या कौन सा है वो? जिसमें कि वो होता नहीं है कि पुराने देवताओं को बुला के नए देवता रखते हैं उसमें, ऐसा? प्रोजेक्ट ब्लू बीम है ना, वही है ना वो। तो ये ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये मेरे को उसकी तरह लग रहा है, कोडेक्स गीगास की तरह। मतलब जो किताब लिखवाने वाला पार्ट है, क्योंकि उसमें भी क्या हुआ था कि एक चर्च का ही सन्यासी था जो किसी क्राइम में पकड़ा गया था। राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा दे दी थी और उसने बोला था कि आप अगर मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय किताब लिख के दूंगा जिसके अंदर हर तरह का ज्ञान होगा, मौजूद होगा। और उसने एक रात में वो और एक राजा कहता है कि एक रात में लिख के दे दोगे तो मैं मृत्युदंड माफ़ कर दूंगा। राजा ने तो इसलिए कहा था कि एक रात में तो क्या ही पॉसिबल है किताब पूरी लिखना, मारना तो मुझे है ही। अब बोलते हैं कि उस सन्यासी ने रात को एक क्या मतलब शैतान को समन किया उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और बोला कि मुझे एक किताब लिखनी है पूरी। अब इंटरेस्टिंग बात ये, उस किताब के ऊपर जो रिसर्च हुई है, सबसे पहले तो वो किताब जो बनी है वो गधे की चमड़ी से बने हुए पन्नों पे बनी है वो किताब। ठीक है। अब जैसे वो किताब सच में इतनी बड़ी है, जो कोडेक्स गीगास है, हाँ वो तो मैंने देखा उसकी लंबाई क्रिएटेड बिटवीन 1204 और 1230 इन द किंगडम ऑफ बोहेमिया। मॉडर्न डे में से चेकिया कहा जाता है। और हाँ, अब जो ये दिखा ना कि हाँ मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर 160 एनिमल्स की चमड़ी लगी है। ठीक है, और गधे की चमड़ी से बनी है वो। और जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस किताब के ऊपर रिसर्च करी, उनका
कहना यह है कि अगर इस किताब को मतलब रियलिटी में कोई अगर लिखने बैठेगा तो इतने पन्नों के ऊपर लिखने के लिए एक इंसान को 30 साल का समय लगेगा। और उसके ऊपर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा था कि और 30 साल तक अगर एक ही इंसान इसको लिखता रहे ना तो उसकी राइटिंग चेंज हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। बीच बीच में हमें चेंजेस दिखेंगे क्योंकि होता है हर थोड़े टाइम के बाद एक इंसान की राइटिंग के ऊपर क्या कहते हैं चेंजेस आते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। और लेकिन मिस्ट्री ये है उस बुक की कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक उस किताब में एक जैसी राइटिंग है। एक जैसी राइटिंग तो है, एक जैसी ही इंक है। इंक में भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि होता है ना कि सपोज कर कि तूने XYZ जेल पेन या बॉल पेन से एक किताब को लिखना शुरू करा, ठीक है। 100 पन्नों में तेरा पेन खत्म हो गया, ठीक है। तो दूसरा पेन खरीद के लेकर आया, ठीक है। सपोज कर कि तुझे XYZ पेन नहीं मिला, तूने इस बार ABC पेन खरीद लिया, तो वो इंक के पिगमेंट में डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। फिर वो पेन खत्म हुआ, तेरे को ABC पेन नहीं मिला, XYZ भी नहीं मिला, अब तू EFG पेन खरीद के लेकर आया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसमें पेन जो इंक का जो पिगमेंट है ना उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगह जो हैं इन्होंने कुछ डायग्राम टाइप के या कुछ इमेजेस भी बनाई है, तो मतलब उन्होंने अलग अलग रंग का भी यूज़ करा है। एग्जैक्टली कुछ कलर्स वगैरह का यूज है, सब कुछ। तो उन्होंने यही कहा है कि जिस जो रिसर्चर्स हैं कि जिस डिटेल के साथ इस किताब में काम किया गया है, एक रात में तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक रात, एक साल के अंदर भी काम लगातार कोई काम करे इंसान, वो एक अकेला इंसान वो बना ही नहीं सकता इसको। और इस किताब की राइटिंग और इंक को एनालाइज करने के बाद रिसर्चर्स को यही पता चला कि भाई जिसने काम किया है ना वो एक ही आदमी है, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक राइटिंग में कोई चेंज नहीं है, इंक के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक मिस्ट्री है। इवन यहाँ तक कि एक समय पे किताब चोरी भी हो गई थी, फिर जब ये दोबारा किताब मिली तो इस किताब के कुछ पन्ने गायब थे ना, पन्ने 4 से 5 पन्ने गायब थे। मुझे क्या लग रहा है ना कि जो मेरी वाइल्ड थ्योरी है कि हो सकता है उसने किसी ऐसे एडवांस्ड बीइंग को समन किया हो जिसने उस बंदे को एक ऐसी डायमेंशन में या एक ऐसी आयाम में रखा जहाँ पे टाइम या तो बहुत ही स्लो था, जो कि क्या नाम है एक दिन वहाँ 10-20 साल के बराबर रहा होगा, ठीक है। या तो उसको ऐसे डायमेंशन में रखा, क्योंकि ऐसे तो भाई दूसरा तो यही है कि फिर पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो फिर बहुत ही साल लगे हैं इसको बनाने में। भाई सिंपल वही चीज़ है कि उसने जिस भी एंटिटी को समन किया, या तो उस एंटिटी ने अपनी मैजिकल पावर्स के थ्रू इस पूरी किताब को बना दिया। उस जो भी वो सन्यासी था, ठीक है, उसको ऐसी शक्तियाँ दे दी, कुछ भी दे दिया कि उसने एक रात में पूरी किताब ख़त्म कर दी। और या फिर जो तूने कहा कि जिस डायमेंशन से वो एंटिटी आई, वो एंटिटी उस बंदे को भी उसी डायमेंशन में ले गई जहाँ टाइम बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है। और उसने एग्जैक्टली जैसे रिसर्चर्स कह रहे हैं कि इस किताब को ख़त्म करने के लिए 30 साल लगेंगे अगर कोई इंसान काम करने बैठेगा एक अकेला, तो शायद मे बी कि उसने 30 सालों तक ही काम किया हो। और लेकिन जब वो एंटिटी उस इंसान को वापस इस डायमेंशन में, उसकी अपनी डायमेंशन में छोड़ के गई, तो लगा कि हाँ एक ही दिन था, वही है, एक ही दिन बीता है। ये तो वही बात हो गई ना, टाइम डायलेशन वाली। हाँ एग्जैक्टली, इट्स इंटरेस्टिंग। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की भी। बट इसमें भी एक वो है
कि जैसा बताया मैंने तेरे को कि एक इंसान अगर लगातार एक चीज़ के ऊपर 30 साल काम करेगा तो उसकी राइटिंग चेंज होगी। अगर उस पादरी ने या उस सन्यासी ने किसी दूसरे डायमेंशन में जाके भी 30 साल तक लगातार ये किताब लिखी होगी तो वो राइटिंग चेंजेस तो दिखने चाहिए थे ना। नहीं तो क्या पता उसने लिखी ना हो, उसने टाइप की हो। भाई जब कोई एडवांस सिविलाइजेशन तो पर उसमें टाइपिंग वाली कोई चीज मिलती नहीं है ना कि वो टाइप्ड किताब है। वो पता चल रहा है कि साफ साफ उस समय पे हमारी दुनिया में, मतलब जहाँ जिस जगह पे जिस कंट्री में वो था वहाँ पे जो इंक और पिगमेंट यूज होता था वही इंक और पिगमेंट यूज हो रखा है उस किताब को लिखने के लिए। तो इसका मतलब तो इससे तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है साफ साफ कि ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से टाइप वाइप करी गई है। तो या तो ये, लेकिन फिर ये भी तो है ना कि उसको कैसे पता कि मुझे इतनी ही इंक चाहिए इस किताब को खत्म करने के लिए। पॉइंट तो ये भी है ना कि उसने इतना ही सामान मंगाया उसने। मेरे को तो साफ सिंपल यही पॉइंट लगता है कि हाँ उस किताब में एक रहस्यमय चीज़ है, या तो वो किताब खुद उसने आके लिखी है जिसको उस पादरी ने बुलाया। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस एंटिटी के लिए तो भाई इट्स चुटकी बजाने का काम है। तो उसने वो चीज़ कर दी हो और फिर ऐसा हो सकता है कि भाई वो खुद से ही वो किताब लेके आया हो कहीं से कि तू ये पकड़ ये दे दियो। मे भी हो सकता है, या फिर उसने ये कहा हो कि मेरे साथ डील कर, और डील कर ली उसने। जैसे डील कर ली, ठीक है ये किताब सुबह तक पूरी हो जाएगी, तो लिख बैठ के। वो लिखने बैठा और उसको भी पता ना चला हो कि सुबह तक किताब कैसे पूरी हो गई। क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो कैसे काम करती हैं ये नहीं पता, nobody knows। so अमेजिंग भाई दिमाग घूम जाता है भाई। एग्जैक्टली ये मिस्ट्रीज जो है ना अपने आप में इतनी तगड़ी और इतनी अमेजिंग है कि कोई जवाब नहीं है इन चीज़ों का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर से ऐसे ही एक और अमेजिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करते हुए, बातचीत करते हुए, फ्री फ्लोइंग एंड यू नो रियल एंड रॉ कॉन्वर्जेशन। एंड कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई नए टॉपिक्स का सजेशन हो दो, और वीडियो को हाइप कर दिया करो यार, एंड लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।